दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल से संबंधित बहुत सारे ऐसे कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं और ये हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं। किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में, कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, ऐसे अनेक प्रकार के एग्ज़ाम जो कि सरकारी द्वारा होता है। इसमें बहुत इसका प्रश्न मतलब 2-3 प्रश्न वायुमंडल से संबंधित आ जाते हैं। मैंने भी एसएससी का 2-3 बार एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें सबसे पहला क्वेश्चन वायुमंडल से संबंधित ही आता है। जो इसमें टॉप 20 क्वेश्चन जो आज मैं कराने जा रहा हूँ, ये प्रश्नों को आप ध्यान से याद रखिए। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिला भी होगा किसी एग्ज़ाम में और ये हमेशा आते ही रहता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन जो 71% में मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है। तो दोस्तों वायुमंडल का अस्थायी तत्व है हमारा वायुमंडल का जलवाष्प, जो कि अस्थायी तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आप देख सकते हैं, पहले रहता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। और ओजोन जो लेयर रहता है वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाता है। ट्रोपोस्फेयर जो हो गया क्षोभ मंडल हो गया, यहाँ पे बादल होते हैं, यहीं पे बारिश होती है। और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो ट्रोपोस्फेयर में ही रहता है। और जो थर्मोस्फेयर हो गया, वहाँ पे सैटेलाइट उड़ते रहते हैं। और एक्सोस्फेयर जहाँ की हमारे स्पेसशिप आते जाते हैं वहाँ से। तो मेसोस्फेयर जो मध्य मंडल हो गया, यहीं पे सारे जो उल्कापिंड जो आते हैं यहीं पे रहते हैं, एस्टेरॉयड यहीं पे आगे नष्ट हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है। तो ये होता है विकिरण के द्वारा। विकिरण दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य सन से आने वाली किरणें जो वायुमंडल में जाके एब्सॉर्ब हो जाती है, यानी वायुमंडल में सोख लेती है, जिसके कारण वो वायुमंडल गर्म हो जाता है और हमेशा ये गर्म ही रहता है। तो चलते हैं, आप याद रखिएगा, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है। तो होता है विकिरण के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है। अक्रिय गैस की बात करें तो दोस्तों वह है आर्गन, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा और अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि इसका मुख्य प्रभाव इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारा ओजोन लेयर काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमेशा पेड़ों की बचाने की प्रयास कीजिए। पेड़ों को जितने ज़्यादा बचा सकते हैं उतने ज़्यादा वो ऑक्सीजन को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते रहेगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों इस बारे में आप जान रहे होंगे कि ओजोन गैस जो कि सूर्य हमारे लिए एक सुरक्षा कवच के टाइप का है, जो सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो कि सूर्य की तीव्र किरण जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, जो इंसानी त्वचा के लिए काफ़ी ज़्यादा। हमारा अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित औरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों एक बार प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। भूपृष्ठ से परावर्तित औरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इस क्रिया को कहते हैं। तो आपका प्रश्न में कभी आ सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। तो आपको उसका आंसर बताना है कि भूपृष्ठ से यानी कि पृथ्वी के तल से परावर्तित औरक्त किरणें जो कि ऊपर से टकरा कर नीचे आने वाले किरणें के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान वृद्धि होता है,
तो इसी से टकरा के यहीं पे आके इसका जैसे यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, वहीं से आके नीचे गिरता है, तो इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है? जैसा कि मैंने बताया था कि इसका सॉरी दोस्तों, मैंने 71 शायद बोला था, इसका 78% नाइट्रोजन है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल जहाँ पे बादल और बारिश होती है, उसकी जैसे पृथ्वी के भूतल से उसकी ऊंचाई कितनी तक है? तो 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 14,000 मीटर तक। तो याद रखिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो दोस्तों, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। संवहन का यहाँ पे तात्पर्य यानी कि मतलब है कि यहाँ पे ही मतलब बादल उड़ते रहते हैं, इसी में बादल का संवहन लगा रहता है, इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? मतलब वायुमंडल का सबसे अधिक मोटापा, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, थर्मोस्फेयर। इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ये 14,000 मतलब 14 किलोमीटर तक ये ऊंचाई पर रहता है। इसका पृथ्वी के तल से लेकर 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला है। 14,000 सॉरी दोस्तों, 14,000 मीटर की यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन का कारण मुख्य रूप से क्या होता है? कभी धूप, कभी बादल, कभी बरसात का मौसम, ऐसे। इसका कारण है क्षोभ मंडल के कारण, क्योंकि क्षोभ मंडल में बादलों का संवहन होते रहता है, तो कभी धूप, कभी बरसात, तो यही मुख्य कारण है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो यह समताप मंडल में स्थित है, स्ट्रेटोस्फीयर में। याद रखिए दोस्तों, ओजोन परत कहाँ स्थित है। दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है आपको, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ओजोन का रासायनिक नाम उसको कैसे दर्शाया जा सकता है? तो उसे O3 से दर्शाते हैं। O3 इसका रासायनिक है सूत्र। आगे हम बढ़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या अर्थ है, या मतलब क्या कार्य है? तो उसका कार्य है कि भूतल पर परावैंगनी विकिरणपात को रोकना। सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को जैसे सॉरी दोस्तों, जैसे इसे रोक देता है, सूर्य से आने वाली किरणों को यह रोक देता है। यह ओजोन लेयर है, O3। याद रखिएगा दोस्तों, यह रोकता है यहीं से, उसी की वजह से हमारा त्वचा सही सलामत रहता है। यह हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंग, जो रेडियो वेव होती है वो टकरा कर वापस आना रहता है उसे सिग्नल देने के लिए, तो वह आयन मंडल से वापस आती है, आयन मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जो कि बहिर्मंडल होता है। यहाँ पे स्पेसशिप आते जाते हैं। थर्मोस्फेयर, जहाँ पे सैटेलाइट होते हैं, यहाँ पे डिग्री होता है 932 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 3632 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह 86 से 372 माइल्स की इसका दूरी है, मतलब इतने दूरी में फैला हुआ है। अब ये एक्सोस्फीयर 960 से 6,200 तक ये फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, और इसका फैलाव इतना तक है। आगे हम बढ़ते हैं मेसोस्फीयर के बारे में, जो कि मध्यमंडल इसे कहते हैं। तो 32 से 85 माइल्स तक ये फैला हुआ है। यहीं पे मेटियोर्स गिरते हैं, उल्कापिंड, और यहीं पे नष्ट हो जाते हैं। हमारा अगला जो आगे है स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे ओजोन लेयर है। देखिए दोस्तों, ओजोन लेयर ऐसे पूरा फैला हुआ है, यहाँ पे ओजोन लेयर का ऐसे ऐसे फैला हुआ है, जो कि
पराबैंगनी किरणें यहीं पे आके टकराती है और वापस चली जाती है, जो पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। तो यही दोस्तों ओजोन लेयर यहीं तक फैला हुआ है। हमारा नीचे है जो है क्षोभ मंडल है, यहीं पे बादल, प्लेन, हॉट एयर बलून सब इसी में उड़ते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? अवक्षय के कारण यानी कौन सा ऐसा रसायन पदार्थ है जो ओजोन को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है? तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं। CFC मुख्यतः फ्रिज से निकलने वाले गैस अधिकतर CFC है। अधिकतर बर्फीले जगहों से CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बर्फीले इलाकों से निकलते हैं। इसीलिए बर्फीले इलाकों में जैसे अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन लेयर पर धीरे धीरे छेद बनते जा रहा है, यानी वहाँ का जो लेयर है वो पतला होते जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे पतला होते जा रहा है, उस जगह पतला होते जा रहा है वहाँ पे अंटार्कटिका में, धीरे धीरे वहाँ से छेद भी हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? जलवाष्प का 90% किस भाग में रहता है? तो क्षोभ मंडल में रहता है। बादल को ही जलवाष्प का भाग कहा जाता है। पानी का भाग जलवाष्प जो है वो बादल ही है, तो वो क्षोभ मंडल में ही रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? रसायन मंडल तो ओजोन मंडल। यहाँ पे रसायन मंडल को कहें तो O3 जो है वो रासायनिक ही है, उसे रसायन के द्वारा भी बनाया जा सकता है, तो उसे रसायन मंडल का एक भाग भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो यह है समताप मंडल उपयुक्त। ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर जो है समताप मंडल है वो उपयुक्त है हवाई जहाज को उड़ने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, तो वीडियो को हम लास्ट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।